भारतीय काव्य शास्त्र। हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसको जानना बहुत अति आवश्यक है। काव्य शास्त्र का मतलब होता है काव्य के स्वरूप का विवेचन। चार भागों में बांटा जाता है: प्रारंभिक काल, रचना काल, निर्णयात्मक काल और व्याख्या काल। अब हम प्रारंभिक काल को देखेंगे तो जो इसका समय है अज्ञात से लेकर के 650 तक के 850 तक। निर्णयात्मक काल का हम 50 से लेकर के 1050 तक, 1050 से लेकर के 1750 तक। हमें ये समय जानना बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त हमें ये भी जानना पड़ेगा जो हमारा प्रारंभिक काल है वो सबसे पहले भरत मुनि से लेकर के और भामा तक शुरू हुआ है। भामा से लेकर के आनंद वर्धन तक शुरू से लेकर के मम्मट तक यहाँ चला है। और व्याख्या काल की बात करें तो जो मम्मट से लेकर के हमारा जगन्नाथ तक। तो हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है जो भरत मुनि है, मुनि हमारे प्रथम है और अंतिम जो है जगन्नाथ है 17वीं सदी में। अब मैं आपको सबसे पहले प्रारंभिक काल में सबसे पहले हम भरत मुनि के बारे में जानेंगे। तो कहीं पे भरत मुनि का जो समय होता है पहली शताब्दी में या कहीं पे दूसरी शताब्दी में लिखा जाता है। जो भरत मुनि है वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय काव्य शास्त्र के जनक भी भरत मुनि को कहा जाता है। और भरत मुनि की जो रचना है वो है नाट्य शास्त्र है और इस नाट्य शास्त्र में 6000 श्लोक है। नाट्य शास्त्र है 36 अध्यायों में विभाजित है और 4 अलंकार माने हैं: रूपक, यमक, दीपक और उपमाक। इसके साथ साथ हम ये भी जान लेंगे कि जो हमारे रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है भरत मुनि है और इसका समय जरूर रखना है आपने ध्यान, दूसरी शताब्दी में। इसके बाद जब हम भामा की बात करेंगे तो भामा जो है इसको भारतीय काव्य शास्त्र, जैसे भारतीय काव्य शास्त्र का जनक भरत मुनि को कहा जाता है तो भामा को साहित्य शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो भोजराज की रचना थी 11वीं सदी में, तो इनकी रचना थी सरस्वती कंठाभरण। तो इसमें काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहा गया था। आप समझ सकते हो जो भामा है साहित्य शास्त्र के पितामह है और इनकी जो रचना है ये आपको ध्यान रखना है काव्य अलंकार। जिस प्रकार से मैंने कहा है कि ये 36 अध्यायों में विभक्त है तो उसी प्रकार से जो काव्य अलंकार है 6 परिच्छेदों में विभक्त है। इसके साथ साथ आपको भामा में ये भी ध्यान रखना है कि ये अलंकारवाद के प्रवर्तक है और इन्होंने कुल 38 अलंकारों को बताया है जिसमें से वो लौकिक अलंकार को बहुत महत्व दिया है, लौकिक अलंकारों को प्रधानता दी है। इनकी पंक्ति आप जान सकते हैं क्या कहते हैं: शब्दार्थो सहितो काव्यम नकांतम निभूषणम। समय आप जरूर ध्यान रखना 6वीं शताब्दी का इनका समय है और भरत मुनि का दूसरी शताब्दी में। जो रचना काल है 650 से लेकर 850। अब रचना काल में मौलिक सिद्धांत और रचनाएं होने लगी थी। इसमें भामा के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम इसमें इसके अंतर्गत कुछ मुख्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो दंडी है उद्भट हो गया और रुद्रट, आनंदवर्धन। मैं आपको बता देती हूँ कि रचना काल में कौन कौन से कवि आते हैं। जो दंडी है इनका समय माना जाता है 7वीं शताब्दी में, इसका समय माना जाता है 8वीं में, वामन का भी 8वीं में, रुद्रट का माना जाता है 9वीं शताब्दी में और आनंदवर्धन का माना जाता है 9वीं शताब्दी में। आपको यूजीसी नेट के पर्पज से ये शताब्दी आपको बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है इनको जानना। हम आपको बता देते हैं जो दंडी है अलंकारवाद तो वादी तो है ही, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है इन्होंने गुणों का उद्भावक भी इनको कहा जाता है। बस काव्य आदर्श है, लक्षण ग्रंथ या अलंकारों का इसमें वर्णन किया गया है। उद्भट की बात करें 8वीं शताब्दी में तो इनकी रचना है काव्य अलंकार सार संग्रह। ये भी हमारे अलंकारवादी आचार्य हैं। ये वामन जो हमारे पास है काव्य अलंकार सूत्र है और वामन का ये चीज ध्यान रखना ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। इनकी पंक्ति भी है रीतिरात्मा काव्य से, आपको ये ध्यान रखना है। कश्मीर के निवासी है। रुद्रट 9वीं शताब्दी में है, ये भी अलंकारवादी है, इनकी रचना भी काव्य अलंकार है। इसके साथ साथ आपको ये आनंदवर्धन जो कि रचना काल के अंतिम है 9वीं शताब्दी में, तो आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी में। अब हम आएंगे निर्णयात्मक काल। निर्णयात्मक काल का समय है 850 से लेकर के 1050 तक, क्योंकि इसमें आनंदवर्धन से लेकर के मम्मट तक आते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो निर्णयात्मक काल है, क्योंकि इसके अंतर्गत
कौन कौन से कवि आते हैं मैं आपको इसमें नोट कर तो मैं आपको बता देती हूँ। जो भट्टोत है ये 10वीं सदी के हैं, अभिनव गुप्त भी 10वीं सदी के हैं, राजशेखर भी 10वीं सदी के हैं, कुंतक भी 10वीं सदी के हैं, धनंजय विजय भी 10वीं सदी के हैं। इन कवियों को आपको ध्यान से रखना क्योंकि ये क्रम वाइज पूछे जाते हैं। महिम भट्ट 11वीं सदी के हैं, क्षेमेंद्र 11वीं के हैं, भोजराज 11वीं के हैं और मम्मट 11वीं के हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ जो भट्टोत है इनकी जो रचना है काव्य कौतुक है। आप अभिनव गुप्त की 3 रचना है, अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन हो गया, और तीसरा है इसी काव्य कौतुक पे इन्होंने टीका लिखी थी काव्य कौतुक विवरण। इसके बाद मैं आपको राजशेखर की बता देती हूँ कि राजशेखर की काव्य मीमांसा है और नंदकेशर ने इनको काव्य शास्त्र का जनक भी कहा था, पूछा जा सकता है इस तरीके से। कुंतक है, कुंतक भी आपका 10वीं सदी में है। कुंतक की जो रचना है वो प्रोकित जीवितम है। इसके बाद आप धनंजय भी 10वीं सदी के अंतर्गत है, इनकी जो रचना है रूपक है। महिम भट्ट 11वीं सदी की है, महिम भट्ट की व्यक्ति विवेक है। क्षेमेंद्र 11वीं सदी की है, क्षेमेंद्र के औचित्य चर्चा है। और भोजराज 11वीं सदी की है, इनकी रचना सरस्वती कंठाभरण है और श्रृंगार प्रकाश है। मम्मट 11वीं सदी के हैं, इनकी रचना हमारे पास है काव्य प्रकाश, बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो इस प्रकार से आप इनका कवियों के रचना कालों को, इनके क्रम वाइज को, इनके काल है, इनकी जो शताब्दियां है ये जरूर आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताती हूँ व्याख्या काल। इसमें क्या होता है, इसका समय जैसे मैंने बताया था कितना होता है 1050 से लेके 1750 तक। अब व्याख्यात्मक काल में कौन कौन से कवि आते हैं? सबसे पहले रुयक आता है, इसका समय देखो 12वीं सदी में और इसकी रचना है अलंकार सर्वस्व। इसके बाद हेमचंद्र, हेमचंद्र का समय भी 12वीं सदी में है, इसकी रचना है काव्यानुशासन। ठीक है, लिखते जो है हेमचंद्र के शिष्य है, समझ लो। इसका समय भी 12वीं सदी में है, नोट करते जाइए। और इसकी रचना है नाट्य दर्पण। वाकर जो मित्र है इनका समय भी 12वीं सदी में है और इनकी रचना है अलंकार रत्नाकर। शारदा तनय का समय यहाँ 13वीं सदी में हो जाएगा, इनकी रचना लिखो भाव प्रकाशन। ठीक है, जयदेव भी 13वीं सदी में है, इनकी रचना लिखो चंद्रालोक। लिखनाथ का समय है 14वीं सदी में है और इनका समय कितना? साहित्य दर्पण। की रचना है एकावली। और एक चीज देखना, विद्यानाथ है, इनका समय 14वीं सदी में है, विद्यानाथ की रचना भी नाट्य दर्पण है, जैसे इनके है रामचंद्र पूर्णचंद्र के, इन्होंने भी नाट्य दर्पण पे काम किया है। और भानुदत्त भी 14वीं सदी के हैं, इनकी रचना लिखो रस मंजरी और रस तरंगिणी। किसकी? भानुदत्त की। रूप गोस्वामी का समय लिखो 16वीं सदी में, इनकी रचना है उज्ज्वल नीलमणि और 16वीं सदी के हैं। और अप्पय दीक्षित की रचना है वृत्तवार्तिका और कुवलयानंद। और लास्ट जगन्नाथ है 17वीं सदी में है और इनकी रचना लिखो रस गंगाधर या गंगा लहरी। काव्य शास्त्र की बात की जा रही हो तो काव्य शास्त्र जिसमें काव्य होते हैं उसके स्वरूप का पूरा विस्तार से समग्र रूप से क्या किया जाता? विवेचन किया जाता है। तो इसका विभाजन हमने कितने में भागों में बांटा? 4। प्रारंभिक काल, रचनात्मक काल, निर्णयात्मक काल और व्याख्यात्मक काल। जो आपका प्रारंभिक काल है उसका समय है अज्ञात काल से लेकर के और 650 तक, मतलब इसमें आपके भरत मुनि और भामा आएंगे। और रचनात्मक काल में आपके क्या हो जाएंगे? 650 से लेकर के 850 तक, और इसमें हमारे भामा से लेकर के आनंदवर्धन आएंगे। और तीसरा काल है आपका निर्णयात्मक काल। निर्णयात्मक काल में 850 से लेकर 1050, और ये काल सबसे उत्कर्ष काल था और इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है भारतीय काव्य शास्त्र का। तो इसमें आपका आनंदवर्धन से लेकर के मम्मट आते हैं और सबसे लास्ट जो है व्याख्यात्मक काल है, मम्मट से लेकर के जगन्नाथ तक आते हैं। तो पहले आचार्य हमारे भरत मुनि थे और अंतिम आचार्य हमारे जगन्नाथ।